जय माता दी दोस्तों। मैं मौजूद हूँ अभी कटरा में और आज मैं यहाँ करने वाला हूँ माँ वैष्णो देवी की यात्रा और साथ ही साथ आप सभी को भी लेके चलने वाला हूँ माँ वैष्णो देवी की यात्रा पे वर्चुअली इस वीडियो के थ्रू। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा कि आप कटरा कैसे पहुँच सकते हैं, कटरा में आप कहाँ पे रुक सकते हैं, भवन के पास आप कहाँ पे स्टे ले सकते हैं। कटरा के नियर जम्मू में एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहां तक दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट भी आसानी से मिल जाती है। तो अगर आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये ब्लॉग आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। बात करें कटरा पहुंचने की, तो कटरा में रेलवे स्टेशन मौजूद है, जहां तक कई सारी ट्रेन्स ऑपरेट होती हैं। आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि हम जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी के पवित्र धाम कटरा। हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो रही है ट्रेन नंबर 14,611 गाजीपुर कटरा स्पेशल ट्रेन से। अभी हमारी ट्रेन जौनपुर सिटी स्टेशन पर रुकी हुई है। यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है, लेकिन ट्रेन पिछले 10 मिनट से खड़ी है। शायद कोई दूसरी ट्रेन क्रॉस कर रही होगी। ये ट्रेन एक साप्ताहिक ट्रेन है जो हर शुक्रवार सुबह 8:30 पर गाजीपुर स्टेशन से रवाना होती है। रास्ते में ये ट्रेन जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अंबाला, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट और जम्मू जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरती है और अगले दिन दोपहर 12:25 पर कटरा पहुंचती है। कुल मिलाकर लगभग 28 घंटे की यह यात्रा श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से भरपूर होती है। ऐसा लगता है जैसे माँ ने खुद इस रास्ते को चुना है ताकि भक्त सीधे उनकी गोद में पहुंच सके। अभी हमारी ट्रेन सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर आधे घंटे की देरी से पहुंची है, लेकिन इस देरी ने हमारे उत्साह को जरा भी कम नहीं किया। अगर आप कटरा आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये ब्लॉग आपको काफी हेल्प करने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आज हमारी माँ वैष्णो देवी यात्रा का दूसरा दिन है। अभी हम जम्मू तवी स्टेशन पर पहुंचे हैं। हालांकि ट्रेन को यहाँ सुबह 10:30 बजे पहुंच जाना था, लेकिन ट्रेन तकरीबन 7 घंटे की देरी से शाम 5 बजे यहाँ पहुंची है। जैसे ही ट्रेन ने जम्मू तवी स्टेशन की जमीन छुई, ऐसा लगा जैसे माँ ने खुद अपनी बाहों में भर लिया हो। थकान जरूर थी, लेकिन माँ के दर्शन की उम्मीद ने किसी को टूटने नहीं दिया। चेहरे पर चिंता थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी श्रद्धा चमक रही थी। रात भर ट्रेन मुरादाबाद और अंबाला के बीच रुक रुक कर चल रही थी। कोई तकनीकी खराबी थी और ट्रेन घंटों एक ही जगह खड़ी रही। उस अंधेरे में जब बाहर सन्नाटा था और भीतर यात्रियों में बेचैनी, तब भी माँ का नाम लेकर हर कोई खुद को ढांढस बंधा रहा था। ट्रेन में पेंट्री कार होने से खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई और सहयात्रियों के साथ बातचीत करते हुए समय भी थोड़ा आसान हो गया। लेकिन जो सबसे खास बात थी वह था यात्रियों का आपसी अपनापन और माँ वैष्णो देवी के दर्शन की बेमिसाल लगन। हर कोई यही कह रहा था, बस अब कटरा जल्दी पहुंचे। इंतजार भले ही थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन माँ के दरबार की ओर एक एक पल की कीमत है और हर पल एक नई उम्मीद से भरा हुआ लगता है। इस यात्रा का अनुभव आपके साथ साझा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस ट्रेन में ज्यादातर यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ही सफर करते हैं। हर चेहरे पर भक्ति की चमक, हर दिल में एक आस। माँ के दरबार में बुलावा आने की खुशी हर किसी की आंखों में झलकती है। हम भी उसी आस्था और भाव से कटरा की ओर अग्रसर हैं। इस ट्रेन में टिकट मिलना आसान नहीं है। माँ वैष्णो देवी के दर्शन की भावना ही इतनी प्रबल होती है कि हजारों लोग हर दिन इसके लिए प्रयास करते हैं। मैंने खुद 2 महीने पहले ही टिकट बुक किया था। उस दिन जब सुबह 8 बजे टिकट विंडो खुली तो मन में एक अजीब सी घबराहट थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हर सेकंड कीमती लग रहा था और जब कंफर्म टिकट का मैसेज आया तो दिल जैसे एक अनजानी खुशी से भर गया। अगर आप भी माँ वैष्णो देवी के दर्शन की इच्छा रखते हैं तो आपको इतनी ही तैयारी से टिकट बुक करना होगा। तत्काल में टिकट मिले या नहीं कोई भरोसा नहीं, बस किस्मत और माँ की कृपा ही सहारा होती है। वाराणसी से जम्मू तक कई ट्रेनें जाती हैं, लेकिन ये ट्रेन कुछ खास है।
ये आपको सीधे माँ के दरबार कटरा तक ले जाती है। हर स्टेशन, हर पड़ाव बस एक ही भावना से भरा है, श्रद्धा, उम्मीद और भक्ति। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन कटरा स्टेशन पर लगभग 7 घंटे की लंबी देरी से पहुंची है। लेकिन बाहर निकलना इतना आसान नहीं। सिक्योरिटी चेक बेहद सख्त है, हर बैग की जांच, हर यात्री की पड़ताल। कटरा पहुंच तो गए हैं पर सफर अभी भी पूरा नहीं हुआ लगता। यात्री खामोशी से इस इंतजार को भी यात्रा का हिस्सा मान रहे हैं। अभी हम सब कटरा के मशहूर फव्वारा चौक पर खड़े हैं। कटरा रेलवे स्टेशन से यहां तक की दूरी तकरीबन 2.5 किलोमीटर है। रिजर्व ऑटो का 200 रुपये किराया लगा। अगर चाहें तो इस रास्ते को पैदल भी तय किया जा सकता है। बस स्टैंड से कुछ ही कदमों की दूरी पर केसर स्टूडियो के बगल वाली गली के भीतर स्थित है RN दुबे गेस्ट हाउस। हम सबने यहीं होटल में रात्रि विश्राम करने का निर्णय लिया है ताकि सुबह नई ऊर्जा के साथ पवित्र यात्रा शुरू कर सकें। बाहर की हलचल और भीड़ से दूर यह जगह जैसे एक पल की शांति और सुकून का एहसास कराती है। हमने यहीं एक साफ सुथरा कमरा लिया जिसका किराया सिर्फ 500 रुपये था। इस भाग दौड़ और तीर्थ की महंगी दुनिया में यह किराया बहुत ही रीजनेबल है। जय माता दी दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा गेट यानी कि दर्शनीय द्वार के बिल्कुल सामने। दर्शनीय द्वार जो बेसिकली एक चेक पोस्ट का भी काम करता है। यहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है और करीबन यहाँ लाइन में लग के चेकिंग करवाने में हमें आधा घंटा लग गया। बाकी अभी यहाँ से हम अपनी यात्रा पर आगे की ओर निकल चुके हैं और आपको बता दूं अभी हम यहाँ से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे बाणगंगा। यात्रा के दौरान रास्ते में आपको काफी दुकानें देखने को मिल जाती है जहां से आप बहुत कुछ खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहां से प्रसाद और लाठियां भी ले सकते हैं जिनकी मदद से चढ़ाई करना थोड़ा सा आरामदायक हो जाता है। कटरा से लेकर वैष्णो देवी भवन तक श्राइन बोर्ड के हर मेन लोकेशंस पर भोजनालय हैं। सभी जगह ऑलमोस्ट रेट सेम होता है और काफी रीजनेबल भी होता है। खाने की क्वालिटी काफी बढ़िया होती है। ऊपर स्क्रीन पर आपको मेन्यू कार्ड दिख रहा होगा। रास्ते में आपको हर जगह लंगर मिलते रहेंगे। वैसे आपको बता दूं, जिस रास्ते से अभी हम माँ के भवन की चढ़ाई करने वाले हैं वह पुराना रास्ता है। नया रास्ता शुरू होता है ताराकोट से और सामने ताराकोट मार्ग का बोर्ड लगा हुआ है। ताराकोट मार्ग जो कि 2017 में बना था वो पुराने मार्ग से 2 किलोमीटर अधिक लंबा पड़ता है, लेकिन उसमें ज्यादा चढ़ाई नहीं है। मतलब वो रास्ता थोड़ा सा प्लेन रहता है। बाणगंगा से पहले ही आपको घोड़ा खच्चर, पिट्ठू और पालकी का एक काउंटर भी देखने को मिल जाता है। एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाने तक के रेट्स भी यहाँ बोर्ड पे मेंशन होते हैं जो कि स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही काउंटर्स पूरी यात्रा के दौरान मेन लोकेशंस पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यात्रा के बीच में भी काफ़ी सारी जगह से आप इनकी सेवा ले सकते हैं। इस मार्ग पर घोड़े भी चलते हैं तो पैदल यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। और बाणगंगा से माता के भवन का जो डिस्टेंस होता है वो रहता है करीबन 12 किलोमीटर और माता के भवन से भैरवनाथ के मंदिर का डिस्टेंस होता है 3 किलोमीटर। तो यात्रा संपन्न तब मानी जाती है जब आप भैरव बाबा के दर्शन करते हो। तो आप ये कह सकते हो कि कंप्लीट यात्रा का जो डिस्टेंस यानी कि दूरी हो जाती है करीबन 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आना। यात्रा में आगे बढ़ते हुए लगभग 5.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके अब हम लोग आ गए हैं अर्धकुंवारी मोड़ के पास। अर्धकुंवारी का मोड़ वो पहला संकेत था कि अब मंजिल दूर नहीं।
थोड़ी सी और चढ़ाई करते हुए अब हम लोग आ चुके हैं माता अर्धकुंवारी मंदिर के पास, जहां आपको श्राइन बोर्ड की एक कैंटीन, भोजनालय, वेटिंग हॉल, पुलिस की एक चेक पोस्ट, एटीएम, छोटी बड़ी कई सारी दुकानें, एक मैकडी, वार डिस्पेंसरी और रात्रि विश्राम के लिए कई सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। शैलपुत्री भवन में डोरमेट्री स्थित है, जिसका किराया मात्र 150 रुपए प्रति बेड है 24 घंटे के लिए। हमने इसकी बुकिंग 3 महीने पहले ही एडवांस में कर ली थी, तो आज की रात हम सब अर्धकुंवारी में ही गुजारने वाले हैं और सुबह में माता के भवन की चढ़ाई करेंगे। जय माता दी। दोस्तों, अभी रात के 2 बजे हैं। जैसे ही हम त्रिकुटा की पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं, अचानक नीचे कटरा शहर की ओर निगाह जाती है। रात के सन्नाटे में वो जगमगाता हुआ शहर ऐसे लग रहा है जैसे जमीन पर उतर आए असंख्य तारे, जो हमारे सफर को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, एकता, प्रेम और श्रद्धा का अद्भुत संगम है ये यात्रा। अगर आप भी कभी इस यात्रा पर निकलें तो कुछ गर्म कपड़े जरूर साथ ले आइए। जैसे जैसे भवन के करीब पहुंचते हैं, हवा में ठंडक घुलने लगती है। गर्मियों में भी अगर बारिश हो जाए तो रातें हड्डियां गला देने वाली ठंडी हो जाती हैं। लेकिन उस ठंड में भी एक गर्माहट है, भक्ति की, विश्वास की। अर्धकुंवारी से 2 रास्ते माता वैष्णो देवी के भवन की ओर जाते हैं। एक रास्ता हाथी मत्था मार्ग से होकर जाता है, जो बेहद खड़ी चढ़ाई वाला है। दूसरा रास्ता है हिमकोटी मार्ग, जो अपेक्षाकृत आसान है। इस बार हमने हिमकोटी मार्ग को चुना। कुछ ही घंटों में हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां से पहली बार माता के भवन की झलक मिलती है। दूर से दिखाई देता रोशन भवन अंधेरे को चीरता हुआ दिल जैसे रुक सा जाता है। उस क्षण हर थकावट मिट जाती है और फिर सुबह के 5:30 पर हम पहुंच जाते हैं माता के भवन पर। सुबह के समय मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रहती है। सुबह की आरती के चलते 2 घंटे के लिए दर्शन बंद हो जाते हैं, तो हमें करीब 5 घंटे लग गए माता रानी के दर्शन करने में। सुबह 11 बजे हम भैरव जी के दर्शन के लिए रोपवे की लंबी लाइन में लग गए। भीड़ के कारण रोपवे तक पहुंचने में 1 घंटा लग गया। रोपवे से 3 मिनट में हम भैरव मंदिर के पास पहुंच गए, जहां रोपवे स्टेशन बिल्कुल पास में ही है। लेकिन ऊपर से दिखते प्राकृतिक दृश्य बहुत मनमोहक थे। रोपवे की बुकिंग हमने 1 दिन पहले ही मोबाइल से कर ली थी, जिसका किराया मात्र 100 रुपए है। यात्रा के लिए यह बहुत सुविधाजनक अनुभव रहा। भवन से भैरव बाबा के मंदिर की चढ़ाई 3 किलोमीटर का ये ट्रैक सबसे कठिन चढ़ाइयों में गिना जाता है। यहीं पास में ही स्थित है भैरव मंदिर और भैरव बाबा के दर्शन करके मन शांत है, आत्मा संतुष्ट। भैरव जी के दर्शन करने में हमें मात्र 10 मिनट लगे। भैरव घाटी के 360 डिग्री नजारे आपको यहां से काफी शानदार देखने को मिलते हैं। इन नजारों में एक दिव्य शांति है जो दिल को छू जाती है। चारों ओर से घिरे पहाड़ों का जाल, दूर तक फैला नीला आकाश और नीचे बिछी हरियाली, मानो प्रकृति ने खुद को सजा कर रख दिया हो। इस पवित्र स्थान के लिए जैसे धरती और आकाश का मिलन यहीं हो रहा हो। एक ऐसी दिव्य शांति जो दिल के कोनों तक पहुंचती है, भीतर की हलचल को थाम लेती है। कुछ श्रद्धालु यहीं रुककर ध्यान लगाते हैं, कुछ शांत मन से प्रकृति के उस अलौकिक दृश्य को निहारते हैं और कुछ थकान को अपने सिरहाने रखकर वहीं रात बिता लेते हैं, खुले आसमान के नीचे भैरव बाबा की छाया में। भैरव बाबा के दर्शन करके हम यहाँ से वापस लौट रहे हैं कटरा की तरफ। भैरव मंदिर के पास ही आपको घोड़े, पिट्ठू और पालकी वाले मिल जाते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे की ओर देखते हैं तो सामने सांझी छत पर उतरता हुआ हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। एक अद्भुत नजारा। हेलीकॉप्टर की तेज आवाज और उसके नीचे मंडराते बादलों के बीच
वो क्षण जैसे समय को कुछ पल के लिए रोक देता है। हम लोग कटरा जा रहे हैं, लेकिन इस बार एक अलग रास्ते से, सांझी छत वाले मार्ग से। ये रास्ता थोड़ा छोटा है, इसलिए नीचे उतरने में वक्त भी कम लगता है। हम सांझी छत पर पहुंच चुके हैं और आपको बता दूं, इस सांझी छत से 4 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता सीधे माता के भवन की ओर जाता है, दूसरा रास्ता भैरव मंदिर की ओर जाता है, जिससे हम अभी लौट रहे हैं। तीसरा रास्ता हेलीपैड की ओर जाता है और चौथा रास्ता अर्धकुंवारी होते हुए कटरा की ओर जाता है। सांझी छत पर एक छोटी सी कैंटीन भी है। यहाँ बैठकर जब पहाड़ों को निहारते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मंजिल अब दूर नहीं। हाथी मथा मार्ग को पार करते हुए हम अब अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। शाम के 3:30 हो गए हैं और सूरज धीरे धीरे ढलने को है। अर्धकुंवारी से जैसे ही श्रद्धालु नीचे उतरने लगे, अचानक बादलों ने अपना रंग बदल लिया और देखते ही देखते तेज बारिश के साथ आसमान से ओले भी गिरने लगे। हर एक ओले के गिरने की आवाज जैसे धरती पर चोट करती है। सब जानते थे ये एक परीक्षा है और हर परीक्षा के बाद ही दर्शन का सच्चा सुख मिलता है। लगभग आधे घंटे बाद जब बारिश और ओलों की मार थमी तो हम सब ने राहत की सांस ली और कटरा की तरफ नीचे उतरने लगे। उधर श्रद्धालु फिर से उसी जोश और उत्साह के साथ ऊपर की ओर चढ़ाई करने लगे। दोस्तों, सच कहूं तो ऐसे व्लॉग्स बनाना आसान नहीं होता। हर एक शॉट के पीछे घंटों की मेहनत, थकावट और कभी-कभी जोखिम भी छिपा होता है, सिर्फ आपको एक बेहतरीन अनुभव देने के लिए। जब आप लाइक का बटन दबाते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो हमारी मेहनत की सबसे बड़ी सराहना होती है। इसलिए दिल से कहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक क्लिक हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत देती है। आगे इस वीडियो का एक पार्ट और आएगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कटरा से जम्मू कैसे जाए और इस यात्रा में पूरा खर्च कितना आया और कैसे हम लोगों ने बुकिंग की थी, ट्रेन की, होटल की, सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। लगभग शाम के 6 बजे हम लोग दर्शनीय द्वार पर पहुंच गए और हमारी यात्रा समाप्त हो गई। जय माता दी।